हेलो डियरियंस, एग्जाम बैटल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के चैप्टर नंबर 6 सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम बैटल का अलग प्लेलिस्ट बन चुका है साइंस और सोशल साइंस के लिए, आप उनको भी देख लीजिएगा ताकि बोर्ड्स एग्जाम का प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो सके। वैसे इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोज भी मिल जाएंगे। यहाँ पर हर वीडियो सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप उसको एक लाइन से अच्छे से देख सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो वीडियोस आते हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जैसा कि आप लोग 9th में बहुत जल्दी चले जाएंगे, उसके लिए हम ऑलरेडी एक चैनल बना दिए हैं सिंपली वर्स, इसको भी सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग फ्यूचर में भी साथ में पढ़ाई करेंगे। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सब मैंने डीएवी के इस वाले वेबसाइट से डाउनलोड किया है। साइंस के लिए यहाँ पर 2 पीडीएफ अवेलेबल है, एमसीक्यू का अलग पीडीएफ है और जनरल क्वेश्चंस करके एक अलग पीडीएफ है, और दोनों में हर चैप्टर के लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चन है। हम चैप्टर 6 का जितना सारा क्वेश्चन है दोनों पीडीएफ को मिलाकर सबको कंबाइन करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ डैश सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ नेचुरल रिसोर्स दैट कैन रिप्लेनिश इटसेल्फ नेचुरली ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कौन ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि अपने आप को रिप्लेनिश कर लेता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, कम समय में। मतलब आप उसको यूज़ करेंगे फिर से वो अपने आप रिप्लेनिश हो जाएगा, फिर से वो अपने आप को फिलअप कर लेगा। तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज को क्या हम लोग नॉन रिन्यूएबल कहते हैं? तो नहीं। क्या हम इसको एग्जॉस्टेबल कहते हैं? तो नहीं। क्या हम इसको केमिकल एनर्जी कहते हैं? नहीं। हम इसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये अपने आप को रिन्यू कर पाता है। तो इसी कारण से यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो बाकी के ऑप्शंस है उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि सेम टू सेम एग्जाम में आंसर नहीं, सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पे सारा कॉन्टेक्स्ट हम दे दिए हैं, आप पॉज करके अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो कि अगर एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, तो वो अपने आप को क्विकली रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, रिप्लेनिश नहीं कर पाते हैं। एग्जॉस्टेबल मतलब ऐसे रिसोर्स जो कि लिमिटेड होते हैं और अगर हम ज़्यादा यूज़ करें तो वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। केमिकल एनर्जी एक एनर्जी का ही टाइप है, डिफरेंट टाइप के एनर्जीज होते हैं, उसी में से एक टाइप है केमिकल एनर्जी। डैश फ्यूल इज फाउंड बाय एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स, उसके बचे हुए टुकड़े जो कि धरती के अंदर दबे हुए हैं, जब उसको हीट मिलता है और उस पर प्रेशर लगता है बहुत लंबे समय तक, टाइम भी चाहिए, बहुत लंबे समय तक जब उसको हीट और प्रेशर मिलता है तब एक फ्यूल बनता है। और उस फ्यूल को क्या कहा जाता है? क्या उसको वाटर फ्यूल कहा जाता है? नहीं। बैटरी फ्यूल नहीं। नन तो होगा नहीं, उसको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत लंबे समय तक जब हीट और प्रेशर डेड प्लांट्स और एनिमल के पार्ट पर लगते हैं जो कि धरती के अंदर दबे हुए हैं, तब जाकर फॉसिल फ्यूल बनता है। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज डैश। ये वाला हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि जब कोयले को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है एयर के एब्सेंस में, हवा को वहाँ से निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसको गर्म किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। डैश इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स formed during refining of petroleum which is black and sticky solid used for making roads। पेट्रोलियम आपको पता है, इसको हम लोग क्रूड ऑयल भी कहते हैं। जब इसका रिफाइनिंग किया जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, और हर प्रोडक्ट के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था। उसी में से एक प्रोडक्ट होता है पैराफिन वैक्स, उसी में से एक प्रोडक्ट होता है असफाल्ट, एक होता है कैरोसिन और एक होता है गैसोलीन। लेकिन यहाँ पर हमसे उस प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है जो कि स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ब्लैक होता है, और जिसका इस्तेमाल करके हम लोग रोड बनाते हैं। तो रोड बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? असफाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग देम इज अ क्लीनर फ्यूल? कोल, एलपीजी, डीजल और केरोसिन। हमें बताना है कि इन चारों में क्लीनर फ्यूल कौन है। अब क्लीनर फ्यूल किसको कहते हैं? क्लीनर फ्यूल ऐसे फ्यूल को कहते हैं जो कि सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है और कम हार्मफुल गैस को रिलीज करता है। अब देखिए, हम लोग पढ़े थे कि फ्यूल के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में किया जाता है उसको क्लासीफाई। एक तो होता है सॉलिड स्टेट वाला फ्यूल जैसे कि कोयला है, एक होता है लिक्विड स्टेट वाला फ्यूल जैसे कि डीजल और केरोसिन है, और एक होता है गैस स्टेट वाला फ्यूल जो कि एलपीजी है। अब गैस स्टेट वाला जो फ्यूल होता है ना, उसको जलाएंगे ना तो सबसे कम धुआं निकलेगा और राख तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। लिक्विड स्टेट वाला फ्यूल जलाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस होगा, और सॉलिड स्टेट वाला फ्यूल जलाएंगे तो राख भी बनेगा और धुआं भी होगा।
तो सबसे क्लीनर माना जाता है एलपीजी को, क्योंकि ये गैसेस स्टेट में होता है। इसी कारण से यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे। डैश इज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव सोर्स किसको कहते हैं? ऐसा सोर्स जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसका हम लोग अक्सर अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कोयला जो है इसका अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है, ये तो अल्टरनेट सोर्स है नहीं। पेट्रोलियम का भी अधिकतर इस्तेमाल होता है, फ्यूल ऑयल का भी अधिकतर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे टाइडल एनर्जी जो है ये है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें पोटेंशियल है कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए बन सकता है। इसी कारण से यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बुक सजेस्ट करना चाहते हैं जो कि स्पेशली डीएवी पब्लिक स्कूल के बुक्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जैसे कि ये वाला साइंस का बुक, इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा हर चैप्टर के लिए, जिसको प्रिपेयर अगर आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बुक्स क्लास 6 के लिए भी आते हैं, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी। 8 क्लास का बुक जो है ग्रीन कलर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको सारे बुक्स को परचेज करने का फ्लिपकार्ट लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर हम सारे लिंक्स को पेस्ट कर दिए हैं, तो जाइए बुक को परचेज कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाइए। पहले वाले पीडीएफ में चैप्टर 6 का इतना ही क्वेश्चन दिया था। अब दूसरे वाले पीडीएफ से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाटर गैस। वैसे वाटर गैस आपके चैप्टर में कहीं भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसमें दिया था, तो इसका भी आंसर हम आपको बता देते हैं। चैप्टर में आपका केवल कोल गैस के बारे में बताया है, ठीक है। तो वो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो है उसको आप देखेंगे तो उसमें वो सब कवर हो जाएगा। वैसे इसमें दिया था, तो वाटर गैस भी जान लीजिए क्या होता है। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जब मिलता है तो जो गैस बनता है उसको वाटर गैस कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन, इसका प्रोडक्शन कब होता है? व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट कोक। कोक आपको पता है, जो परफोरेटेड टाइप का जो कोयला होता है उसी को कोक कहते हैं। और उसके ऊपर से जब स्टीम को पास करवाया जाता है तब जाकर वाटर गैस बनता है। और वाटर गैस भी फ्यूल गैस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये ज्वलनशील होता है, इसको जलाया जाता है। ये जो है ना ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। जब आप इसको जलाएंगे ना तो ब्लू कलर का फ्लेम क्रिएट होगा। तो ये सब बेसिक चीज़ है वाटर गैस के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। What does CNG stands for and why is it considered to be a better fuel than petrol? CNG का फुल फॉर्म हमें बताना है, प्लस हमें ये भी बताना है कि CNG को पेट्रोल के मुकाबले बेटर फ्यूल क्यों माना जाता है। आजकल आप लोग देखे होंगे कि CNG को लोग प्रेफर करते हैं पेट्रोल के मुकाबले। CNG से माइलेज भी ज़्यादा मिलता है और ये क्लीनर फ्यूल भी माना जाता है, तो वही सब हमें लिखना है। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। आपको पता होगा कि जो इम्परवियस रॉक होता है, हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, जिसके आर पार कुछ नहीं जा सकता है, उसके नीचे होता है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। और ये जो बीच का स्पेस है ना, इसी में CNG नेचुरल गैस जो है वो भरा रहता है। उसको उस समय हम लोग केवल नेचुरल गैस कहते हैं। जब हम इसको निकाल के एक कंटेनर में कंप्रेस कर देते हैं तब इसको CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो यहीं पे नेचुरल गैस भरा रहता है इम्परवियस रॉक के नीचे। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्लीनर फ्यूल, बेटर फ्यूल देन पेट्रोल क्यों मानते हैं, उसके 3-4 रीज़न दिए गए हैं। सबसे पहला रीज़न है कि ये क्लीनर फ्यूल है, ये कम पॉल्यूशन करता है। दूसरा दूसरा वही है कि ये कम पॉल्यूशन करता है। तीसरा पॉइंट है इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। और कैलोरीफिक वैल्यू हमें ये बताता है कि आइडियल कंडीशन में 1 केजी फ्यूल अगर आप जलाते हैं तो कितना किलो जूल हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है CNG का, मतलब 1 किलो CNG जलाइए ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, उसके मुकाबले अगर आप 1 किलो पेट्रोल जलाएंगे तो कम हीट प्रोड्यूस होगा। तो हुआ ना CNG अच्छा। तो वही बताया कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है। इट कॉजेस लेस हार्म टू द इन्वायरमेंट, और ये इन्वायरमेंट को, वातावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन वाई। हमें बताना है कि फ्यूल्स का जलना ग्लोबल वार्मिंग का एक मेजर कारण है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसके कई कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण फ्यूल्स का जलना ही है। इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है कैसे। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। सन से जो लाइट आती है
और सन से जो हीट हमें मिलता है वो यही ग्रीन हाउस गैस जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होगा ना, उतना ज़्यादा हीट हमारे एटमॉस्फेयर में फंस कर रह जाएगा। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती है, हमारे एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, और इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वही सब हमें एक्सप्लेन करके यहाँ पे आंसर में लिखना है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है जब हम लोग फ्यूल्स को जलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट एंड इंक्रीजेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट को कैप्चर कर लेता है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ज़्यादा हीट कैप्चर होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है मतलब ज़्यादा हीट हमारा एटमॉस्फेयर होने लगता है, विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। और इसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होने लगता है। इमेजिन डेट ऑल द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। इमेजिन कीजिए कि जितने भी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हमारी धरती पर है, लाइक कोयला, पेट्रोलियम, वो सब खत्म हो गया। दे आर एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। डू यू थिंक सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स वुड बी इम्पॉसिबल? अगर हाँ तो वाई, ना तो क्यों नहीं। हमें बताना है कि क्या लिविंग बींग्स का सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपको लगता है हाँ तो हाँ में आंसर करना है, नहीं लगता है तो नहीं में आंसर करना है। लेकिन इसका बेटर आंसर जो होगा वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। यस, सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका जीना मुश्किल हो जाएगा धरती पर, अगर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो। उसका कारण क्या है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। भले ही हजार सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारे पास है, लेकिन अभी भी हम लोग इसी पर डिपेंडेंट है। जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है ना, उसी पर मेजरली हम लोग डिपेंडेंट है। इफ़ दे आर एग्जॉस्टेड, अगर ये खत्म हो जाते हैं, देयर विल बी अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक भारी एनर्जी का शॉर्टेज हमें फेस करना पड़ सकता है। जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब बंद हो जाएंगे। जितने भी डेली एक्टिविटीज़ में एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पे हमें कमी देखने को मिलेगी, और हमारा लाइफ काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हम इस क्वेश्चन का कर सकते हैं। डैश इज़ हार्ड कोल एंड कंटेन्स ओवर 90% कार्बन। कौन कोयला सबसे हार्ड होता है और 90% कार्बन उसमें होता है? तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है। ये सबसे हार्ड होता है क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगने पर ये बनता है, और इसमें 90% सबसे ज़्यादा कोयला, सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में पाया जाता है। 4 टाइप के कोयले के बारे में हमने पढ़ा था। पहला था पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस, और चौथा एंथ्रासाइट। अब चारों में कितना कितना कार्बन परसेंटेज होता है ये आपको पता होना चाहिए। पीट जो होता है उसमें सबसे कम कार्बन परसेंटेज होता है 30%। इसका आप याद रखिएगा, इसमें 30% कार्बन ही होता है। उसके बाद लिग्नाइट जो होता है उसमें 38% कार्बन होता है। और उसके बाद बिटुमिनस में 65% कार्बन होता है। और एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, 90% कार्बन। तो ये 4% का डेटा आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू बुक ये है। वैसे ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग वेबसाइट पे वेरी करता हुआ आपको दिखेगा, बट अकॉर्डिंग टू बुक आपको ये चारों डेटा याद रखने हैं। दूसरा है डैश इज सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ 30% कार्बन एंड द अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द कोल फॉर्मेशन। सबसे कम कार्बन 30% वाला ये कौन सा था? पीट था। ये अभी हमने यहाँ पे देखा, पीट में सबसे कम कार्बन होता है, और ये अर्लीस्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन है, मतलब अभी कोयला ठीक से बना ही नहीं है, तो कार्बन इसमें कहाँ से ज़्यादा होगा, और इसमें प्रेशर भी ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे पीट हम लोग फिल करेंगे। वेयर डू यू फाइंड नेचुरल गैस इन द अर्थ? अर्थ में नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है? तो हमने पढ़ा था कि इम्परवियस रॉक्स के नीचे होता है पेट्रोलियम, और इस बीच के स्पेस में जमा हो जाता है नेचुरल गैस। वही यहाँ पे लिखेंगे, नेचुरल गैस इज़ फाउंड अलोंग विथ पेट्रोलियम इन द ऑयल वेल्स। जहाँ पे तेल का कुआं होता है वहीं पर पेट्रोलियम के साथ ही नेचुरल गैस भी पाया जाता है। इट इज़ यूजुअली फाउंड एवब पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। ये पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के ऊपर पाया जाता है। ट्रैप्ड बिटवीन रॉक लेयर्स, पत्थरों के लेयर्स के बीच में ये फंसा हुआ रहता है। नेम द प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल यूज टू मैन्युफैक्चर सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स एंड रूफिंग मटेरियल्स। हमें बताना है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कौन ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिससे कि डाइज बनाए जाते हैं, ड्रग्स बनाए जाते हैं, एक्सप्लोसिव्स बनाए जाते हैं, और रूफिंग मटेरियल्स बनाए जाते हैं। वैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है अभी हम बताए थे स्टार्टिंग में। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कि कोयले को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर, बिना हवा के प्रेजेंस के। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं।
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा कई चीज़ें बनती है, जैसे कि कोक बनता है, कोल तार बनता है और कोल गैस बनता है। यहाँ पे जो यूजेस हमें बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोल तार सही आंसर होगा। कोल तार से ही ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। डैश इज एन इनफ्लेमेबल गैस यूज्ड एज बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। कौन ऐसा गैस है जो कि इनफ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, और उसका डोमेस्टिक यूज़ भी होता है और इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है? तो यहाँ पे हम लोग कोल गैस भर सकते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज नोन एज डैश। पेट्रोलियम का कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब जितने भी फैक्ट्रीज चलते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज चलते हैं, वो सब कहीं ना कहीं पेट्रोलियम पर ही डिपेंडेंट होते हैं। वो सब कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल पर ही डिपेंडेंट होते हैं, और इसी कारण से पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्लैक गोल्ड फिल करेंगे। सनलाइट एंड एयर आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। कमेंट। सनलाइट और हवा जो है वो इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब कभी खत्म नहीं होता है, तो इसी के बारे में हमें एक्सप्लेन कर देना है। सनलाइट एंड एयर आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज दे आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन यूज़। हम लोग इसका कितना भी इस्तेमाल कर लें ये ख़त्म नहीं होगा, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। दे आर कंटिन्यूसली सप्लाइड बाय नेचर एंड आर ऑलवेज अवेलेबल। ये नेचर में हमेशा हमें सप्लाई होते रहता है, हमेशा हमें मिलते रहता है, और ये हमेशा अवेलेबल रहता है। इस कारण से हम इसको इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चारों में सही कौन है ये हमें चूज़ करके बताना है। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस को पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है, हम लोग तो करते हैं पाइप्स के थ्रू ट्रांसफ़र। दूसरा है द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस इज डैट इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स। नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम लोग घर में जलाने के लिए नहीं कर सकते, ये भी गलत बात है, हम लोग तो करते हैं इसका इस्तेमाल घर में। तीसरा है नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में सिलेंडर्स में रखते हैं और इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, ये सही बात है। ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, हम लोग ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और चौथा स्टेटमेंट भी गलत ही होगा। नेचुरल गैस कैन नॉट बी यूज फॉर पावर जनरेशन। नेचुरल गैस का पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये तो अपने आप में गलत है। गैस है, फ्यूल की तरह यूज होता है तो पावर तो जनरेट होगा ही, तो ये तो गलत ही है। इसी कारण से यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ब्लैंक्स को फिल करके स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कोल इज़ वन ऑफ द डैश यूज टू कुक फूड। कोल क्या है जिसका इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने के लिए करते हैं? तो कोल जो है एक तरह का फ्यूल है, तो यहाँ पे फ्यूल्स भर देंगे। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली डैश गैस। जब कोयले को हवा के प्रेजेंस में जलाया जाता है तब इससे कौन सा गैस निकलता है मेनली? तो इससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग फिल करेंगे। कोलतार इज अ ब्लैक थिक डैश विथ एन डैश स्मेल। कोलतार जो है एक ब्लैक कलर का बहुत ही मोटा लिक्विड होता है, तो यहाँ पे लिक्विड भरेंगे। विथ एन डैश स्मेल तो अनप्लीजेंट स्मेल, इसका जो स्मेल होता है बहुत ही खराब होता है। पेट्रोलियम डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स किसको कहते हैं? हजारों लाखों सालों तक डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जब धरती के अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में दबे रहते हैं तब जाकर फॉसिल फ्यूल बनता है। तो पेट्रोलियम के अलावा और कौन कौन फॉसिल फ्यूल है? तो कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है और नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, तो इसी को हमें यहाँ पे फिल करना होगा। नेक्स्ट है सन एंड विंड आर डैश सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सन और विंड किस तरह का सोर्सेस ऑफ एनर्जी है? तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे रिन्यूएबल फिल कर सकते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। बहुत स्लो प्रोसेस ये होता है, लाखों करोड़ों सालों तक ये प्रोसेस चलता है। जब डेड वेजिटेशन यानी कि डेड प्लांट्स के टुकड़े ज़मीन के अंदर जो दबे हुए हैं वो कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनका जो कोयले में कन्वर्जन होता है इसी प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन कहते हैं, तो यहाँ पे कार्बनाइजेशन फिल कर देंगे। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आर नोन एज डैश। कोयला और पेट्रोलियम जो है डेड रिमेन से बनता है, मरे हुए प्लांट और एनिमल से बनता है। लाखों करोड़ सालों तक जब धरती के अंदर वो दबा रहता है, तो ऐसे फ्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे फ्यूल्स को हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, कोल तार एंड डैश आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड।
जब हम लोग कोयले से कोक बनाते हैं तो उसी दौरान दो और चीज़ें बन जाती है, एक तो कोलतार बन जाता है और दूसरा कोल गैस बन जाता है। तो कोलतार और कोल गैस यहाँ पे हमें फिल करना होगा। कोलतार तो ऑलरेडी फिल्ड है, कोल गैस फिल करना होगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज डैश। आपको पता है कि पेट्रोलियम जो हम लोग धरती के अंदर से निकालते हैं, जिसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं, उसका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसका रिफाइनिंग होता है और उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, तब जाकर उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे रिफाइनिंग भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें करेक्टली मैच करना था, ऑलरेडी हम मैच कर दिए हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहला है यूज्ड फॉर रोड सर्फेसिंग, इसको हम लोग बिटुमेन से मैच करेंगे। अब देखिए ये बिटुमेन बिटुमिनस नहीं है, बिटुमिनस अ टाइप ऑफ कोल होता है, लेकिन ये बिटुमेन क्या है? ये पेट्रोलियम से निकलने वाला एक प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम से बिटुमेन निकलता है, ये चिपचिपा होता है और ये वाटर प्रूफ होता है। जब ये सूख जाता है ना तो ये वाटर प्रूफ बन जाता है, और इसका इस्तेमाल करके हम लोग रोड का ऊपरी लेयर बनाते हैं, जिससे कि सड़क जो है लंबा चलता है और ये वाटर प्रूफ होता है, वाटर से जल्दी डैमेज नहीं होता है। तो इसी कारण से हम लोग इसमें इसको रोड सरफेसिंग वाले को बिटुमेन से मैच करेंगे। दूसरा है नेचुरल गैस, तो सीएनजी जो है नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसका तो फुल फॉर्म ही है। तीसरा है पेट्रोलियम, इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और पैराफिन वैक्स जो है इसका इस्तेमाल करके वैसलीन और कैंडल्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग चारों को करेक्टली मैच कर सकते हैं। नेम द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम यूज्ड फॉर मेकिंग ऑइंटमेंट्स एंड कैंडल्स। पेट्रोलियम के किस फ्रैक्शन से, यानी कि पेट्रोलियम के किस प्रोडक्ट से हम लोग ऑइंटमेंट्स यानी कि मलहम और कैंडल्स बनाते हैं? तो मलहम और कैंडल बनाने के लिए हम लोग पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसलीन जो होता है वो भी इसी से बनता है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 4 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोल। 4 अलग अलग टाइप के कोयले के बारे में आपको बताना है। तो ये है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। अच्छा, हम आपको बताए थे कि इन चारों में कार्बन कंटेंट कितना कितना परसेंट होता है। हम बताए थे, आपको कमेंट में अभी का टाइम स्टैम्प लगा के ऑनेस्टली बिना देखे लिख के बताना है कि पीट में कितना परसेंट कार्बन, लिग्नाइट में कितना परसेंट कार्बन, बिटुमिनस में और एंथ्रासाइट में कितना परसेंट कार्बन। विच प्रोडक्ट ऑफ कोल इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में कोयले के किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो कोयला से बनता है कोक, और कोक का इस्तेमाल किया जाता है मेटल एक्सट्रैक्शन में। इसको आप याद रखिएगा। विच फॉसिल फ्यूल इज यूज्ड एज बेस इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। कौन ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो कि बेस इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, फर्टिलाइजर और केमिकल बनाने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल गैस। अब आप सोचेंगे नेचुरल गैस कैसे? तो देखिए नेचुरल गैस में मीथेन पाया जाता है, CH4 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मीथेन की मदद से हम लोग अमोनिया बना पाते हैं, NH3 बना पाते हैं, और अमोनिया की मदद से ही अलग अलग फर्टिलाइजर्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस की मदद से नेचुरल गैस से हम लोग प्लास्टिक्स भी बना पाते हैं, मेथनॉल भी बना पाते हैं, और भी अलग अलग तरह के केमिकल्स बना पाते हैं। तो इसी कारण से इसका आंसर नेचुरल गैस हो जाएगा। फाइनली हमने साइंस के चैप्टर 6 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। वैसे इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जो कि आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। इस वाले बुक का लिंक यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो जाइए इसको परचेज कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसे ही और भी चैप्टर के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।